हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज मैं आप लोग को सामाजिक विज्ञान का पाठ 17 पढ़ाने वाली हूँ। पाठ का नाम है प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे। इसका महत्व क्या है हमारे जीवन में। मानव जीवन के लिए वनस्पति जगत एक अनिवार्य अंग है। वनस्पति के अभाव यानी कमी में जीवन की कल्पना भी कठिन है। प्राचीन शास्त्रों से लेकर आधुनिक यानी नए विज्ञान तक सभी वनस्पति के महत्व को स्वीकार करते हैं। भारत के पास विविधतापूर्ण प्राकृतिक संपत्ति है। वानस्पतिक वैविध्य की दृष्टि से भारत का विश्व में 10वां तथा एशिया में 4था स्थान है। वृक्षों के समूह जो मानव की सहायता के बिना कुदरती अवस्था में उगते हैं, जंगल कहलाते हैं। इन्हें कुदरती यानी प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। बताया गया कि मनुष्य के जीवन के लिए वनस्पति जगत एक अनिवार्य यानी महत्वपूर्ण अंग है। वनस्पति की कमी में जीवन की कल्पना करना मुश्किल है, कठिन है। पुराने शास्त्रों से लेकर नए विज्ञान तक सभी वनस्पति के महत्व को मानते हैं। भारत के पास विविधता अंतर रखने वाले प्राकृतिक संपत्ति है। वानस्पतिक वैविध्य की नज़र से भारत का विश्व में 10वां तथा एशिया में 4था स्थान है। वृक्षों के समूह जो मानव की सहायता मदद के बिना कुदरती अवस्था में उगते हैं, जंगल कहलाते हैं। इन्हें कुदरती यानी प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। आगे है प्राकृतिक वनस्पति। भारत की प्राकृतिक वनस्पतियों की विविधता निम्नलिखित परिबलों के कारण है। पहला है भूपृष्ठ, दूसरा भू जमीन, तीसरा तापमान, चौथा सूर्य प्रकाश, पांचवा वर्षा की मात्रा, छठा नमी। यहाँ करें कि भारत की प्राकृतिक वनस्पतियों में जो अंतर है वो निम्नलिखित कारणों से है। पहला भूपृष्ठ यानी जमीन की बनावट, दूसरा भूमि, तीसरा तापमान, चौथा सूर्य का प्रकाश, पांचवा वर्षा की मात्रा, छठा नमी। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। भारत में पर्वत, पठार, मैदान और मरुभूमि यानी रेगिस्तान की जैसी जमीन जैसे विविध भूपृष्ठों के कारण प्राकृतिक वनस्पति में विविधता दिखाई देती है। भारत में विभिन्न यानी अलग अलग प्रकार की मिट्टी जैसे काप की, काली, पथरीली और रेतीली इत्यादि पाई जाती है। जमीन की इस विविधता में वानस्पतिक विविधता का एक कारण है। भारत में हिमालय के शीत प्रदेश तथा दक्षिण भारत में प्रायद्वीपीय क्षेत्रों के तापमान और नमी का अंतर भी वनस्पति में विविधता लाता है। किसी प्रदेश को मिलने वाले सूर्य प्रकाश की मात्रा उस प्रदेश के अक्षांश तथा समुद्र तल से ऊंचाई पर आधारित होता है। अधिक वर्षा वाले तथा अधिक सूर्य प्रकाश वाले क्षेत्रों में वनस्पति का विकास तेजी से होता है। इस तरह सूर्य प्रकाश के कारण भी वनस्पति में विविधता देखने को मिलती है। भारत में वर्षा का वितरण भी असमान है, एक समान नहीं है। इस कारण भी वनस्पति में विविधता दिखाई पड़ती है। यहाँ पे बताया गया है कि भारत में पर्वत, पठार, मैदान और रेगिस्तान जैसे अलग अलग ज़मीनों के कारण प्राकृतिक वनस्पति में अंतर दिखाई देता है। भारत में अलग अलग प्रकार की मिट्टी जैसे काप की, काली, पथरीली और रेतीली इत्यादि मिट्टी पाई जाती है। जमीन की इस विविधता में वानस्पतिक अंतर का एक कारण है। भारत में हिमालय के शीत प्रदेश तथा दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र, प्रायद्वीपीय मतलब होता है जो जमीन पानी से तीनों तरफ से घिरा हुआ है, ऐसे क्षेत्रों के तापमान और नमी का भी अंतर भी वनस्पति में अंतर लाता है। किसी प्रदेश को मिलने वाले सूर्य प्रकाश की मात्रा उस प्रदेश के अक्षांश तथा समुद्र तल से ऊंचाई पर निर्भर होता है। अधिक बरसात वाले तथा अधिक सूर्य के प्रकाश में रहने वाले क्षेत्रों में वनस्पति का विकास तेजी से होता है। इस तरह सूर्य प्रकाश के कारण भी वनस्पति में अंतर देखने को मिलती है। भारत में बरसात का वितरण भी असमान है, एक समान नहीं है। इसके कारण भी वनस्पति में अंतर दिखाई पड़ती है। आगे है भारत में लगभग
5000 जाति के वृक्ष होते हैं। इनमें से लगभग 450 जाति के वृक्ष व्यापारिक दृष्टि से खूब उपयोगी हैं। इनके अलावा लगभग 15000 प्रकार के फूल वाले पौधे होते हैं, जो विश्व का कुल 6% है। अपुष्प वनस्पतियाँ जैसे फर्न, हंसराज, शैवाल, काई इत्यादि भी हमारे देश में हैं। भारत प्राचीन काल से ही औषधीय उपयोगिता वाली वनस्पतियों के लिए प्रसिद्ध है। आयुर्वेद में लगभग 2000 औषधीय वनस्पतियों का वर्णन हुआ है। इस तरह कहा जा सकता है कि भारत के पास वैविध्यपूर्ण प्राकृतिक वनस्पतियां हैं। यहाँ बताया गया है कि भारत में लगभग 5000 तरह के वृक्ष होते हैं, पेड़ होते हैं। इनमें से लगभग 450 तरह के वृक्ष व्यापार के नज़रिए से खूब उपयोगी हैं। इनके अलावा लगभग 15000 प्रकार के फूल वाले पौधे होते हैं, जो विश्व का कुल 6% है। अपुष्प यानी जिसमें फूल नहीं होते ऐसी वनस्पतियां हैं, जैसे फर्न, जिसे हंसराज भी कहते हैं, शैवाल, काई इत्यादि भी हमारे देश में होती हैं। भारत पुराने समय से ही औषधीय यानी दवाओं में आने वाली वनस्पतियों के लिए प्रसिद्ध है। आयुर्वेद में लगभग 2000 औषधीय वनस्पतियों का उल्लेख हुआ है। इस तरह कहा जा सकता है कि भारत के पास वैविध्यपूर्ण यानी तरह तरह के प्राकृतिक वनस्पतियां हैं। आगे प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। किसी भी वनस्पति का अस्तित्व यानी पहचान, वजूद एवं विकास उस स्थान की जलवायु पर आधारित होता है। समान जलवायु वाले प्रदेशों में सामान्यतः यानी साधारण समान वनस्पतियां देखने को मिलती हैं। ऐसे पर्यावरणीय समानता वाले प्रदेश या प्रदेशों के समूह को प्राकृतिक वानस्पतिक प्रदेश कहते हैं। ऊंचाई, जमीन, बरसात और तापमान की विविधता के आधार पर प्राकृतिक वानस्पतिक प्रदेशों को 5 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है उष्णकटिबंधीय बरसाती या वन या सदाबहार जंगल। दूसरा उष्णकटिबंधीय पतझड़ के जंगल। तीसरा उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ियों के जंगल। चौथा समशीतोष्ण कटिबंधीय जंगल तथा घास के मैदान। और पांचवा है ज्वारीय जंगल, मैंग्रीव जंगल। यहाँ पे कह रहे हैं कि प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार के बारे में कि किसी भी वनस्पति का अस्तित्व यानी वजूद एवं विकास उस स्थान के मौसम के ऊपर आधारित होता है। समान जलवायु वाले प्रदेशों में ज़्यादातर समान वनस्पतियाँ देखने को मिलती हैं। ऐसे पर्यावरणीय समानता रखने वाले प्रदेश या प्रदेशों के समूह को प्राकृतिक वानस्पतिक प्रदेश कहते हैं। ऊंचाई, जमीन, बरसात और तापमान में अंतर रखने के आधार पर प्राकृतिक वानस्पतिक प्रदेशों को 5 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है उष्णकटिबंधीय बरसाती वन या सदाबहार जंगल। दूसरा उष्णकटिबंधीय पतझड़ के जंगल। तीसरा उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ियों के जंगल, कटीली यानी कांटेदार। चौथा है समशीतोष्ण कटिबंधीय जंगल तथा घास के मैदान। और पांचवा है ज्वारीय जंगल, मैंग्रीव जंगल। आगे है, पहला पढ़ेंगे उष्णकटिबंधीय बरसाती, जिसे सदाबहार वन भी कहते हैं, उसके बारे में वितरण। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन गर्म तथा नमी वाले प्रदेशों में जहां औसत वर्षा 200 सेमी से अधिक और औसत तापमान 22 सेल्सियस से अधिक होता है, वहाँ ये प्रदेश स्थित हैं। भारत में पश्चिमी घाट पर्वतमाला के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, असम के ऊपरी भाग तथा तमिलनाडु के समुद्र तटीय प्रदेश में दिखाई देते हैं। यहाँ वृक्ष है महोगनी, आबनूस, रोजवुड, रबड़ इत्यादि के वृक्ष मिलते हैं। इसकी विशेषता है कि यहाँ के वृक्ष लगभग 60 मीटर से ऊंचे होते हैं। इन जंगलों में पतझड़ जैसी ऋतु नहीं होती। झाड़ झंखाड़ के कारण यहाँ नमी की मात्रा ज़्यादा रहती है।
ये जंगल 12 मास हरे रहते हैं, इस कारण इन्हें सदाबहार जंगल भी कहते हैं। उष्णकटिबंधीय बरसाती सदाबहार वन के बारे में यहाँ बताया गया है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन गर्म तथा नमी वाले प्रदेशों में, जहाँ बरसात की औसत 200 सेंटीमीटर से अधिक और तापमान यानी गर्मी 22 सेल्सियस से अधिक होता है, वहाँ ये प्रदेश स्थित हैं। भारत में पश्चिम घाट पर्वतमाला के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों जैसे लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, असम के ऊपरी भाग तथा तमिलनाडु के समुद्र के किनारे के प्रदेश में दिखाई देते हैं। यहाँ के वृक्ष होते हैं महोगनी, आबनूस, रोजवुड, रबड़ इत्यादि के वृक्ष मिलते हैं। यहाँ की विशेषता है कि यहाँ के वृक्ष लगभग 60 मीटर से ऊंचे होते हैं। इन जंगलों में पतझड़ जैसी मौसम नहीं होती है। झाड़ झंखाड़ के कारण यहाँ नमी की मात्रा ज़्यादा बनी रहती है। ये जंगल 12 महीने हरे भरे रहते हैं, इस कारण से इन्हें सदाबहार जंगल भी कहते हैं। आगे है दूसरा है उष्णकटिबंधीय पतझड़ के जंगल। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वितरण: सामान्य तौर पर ये जंगल 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले प्रदेशों में देखने को मिलते हैं। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालय की तलहटी के क्षेत्र, पश्चिम ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलान, विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत क्षेत्र में इस तरह के जंगल फैले हुए हैं। भारत में इस प्रकार के जंगलों का क्षेत्रफल अधिक है। यहाँ के वृक्ष हैं साग, साल, शीशम, चंदन, खेर, बांस इत्यादि वृक्ष देखने को मिलते हैं। यहाँ की विशेषता है कि इन जंगलों के वृक्षों की मुख्य विशेषता है कि ये पतझड़ की ऋतु में, हेमंत ऋतु में 6 से 8 सप्ताह में अपने पत्ते झाड़ देते हैं। प्रत्येक प्रकार के वृक्ष के पत्ते झड़ने का निश्चित समय होता है। इस कारण जंगल किसी निश्चित समय में बिना पत्ते के नहीं होते। ये वृक्ष मौसम के अनुसार अपने पत्ते झाड़ते हैं, इस कारण इन्हें मौसमी जंगल भी कहते हैं। यहाँ बताया गया है उष्णकटिबंधीय पतझड़ जंगल के बारे में कि सामान्य तौर पर ये जंगल 70 से 200 सेंटीमीटर बरसात वाले प्रदेशों में देखने को मिलते हैं। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में जैसे हिमालय की तलहटी के क्षेत्र, पश्चिमी ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलान, विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत क्षेत्र में इस तरह के जंगल फैले हुए हैं। भारत में इस प्रकार के जंगलों का क्षेत्रफल अधिक है। यहाँ के वृक्ष हैं साग, साल, शीशम, चंदन, खेर, बांस इत्यादि। इनकी विशेषता है कि इन जंगलों के वृक्षों की ये पतझड़ की ऋतु में 6 से 8 सप्ताह में अपने पत्ते झाड़ देते हैं, सारे पत्ते झड़ जाते हैं। प्रत्येक प्रकार के वृक्ष के पत्ते झड़ने का निश्चित समय होता है। इस कारण जंगल किसी निश्चित समय में बिना पत्ते के नहीं होते। ये वृक्ष मौसम के अनुसार अपने पत्ते झाड़ते हैं, इस कारण इन्हें मौसमी जंगल भी कहते हैं। तीसरा है उष्णकटिबंधीय कटीले जंगल। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वितरण: सामान्यतया ये जंगल 70 सेमी से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होते हैं। भारत में इस तरह के जंगल भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदि में स्थित है। यहाँ के वृक्ष हैं खजूर, बेर, बबूल, थूहर या नागफनी, खिंजड़ा आदि। इनकी विशेषता है कि इन वृक्षों या झाड़ियों की जड़ें लंबी, गहरी और चारों ओर फैली हुई होती हैं। पत्तियाँ छोटी छोटी होती हैं और कभी कभी कांटों में रूपांतरित हो गई होती हैं ताकि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम धीमी हो। यहाँ जल अकेले दूर दूर है। इसके बारे में उष्णकटिबंधीय कटीले जंगल के बारे में बताया गया कि साधारण तौर पर ये जंगल 70 सेमी से कम बरसात वाले क्षेत्रों में होते हैं। भारत में इस तरह के जंगल भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र,
गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। यहाँ के वृक्ष हैं खजूर, बेर, बबूल, नागफनी, फुहर, खिजड़ा आदि। इनकी विशेषता है कि इन वृक्षों या झाड़ियों की जड़ें लंबी, गहरी और चारों ओर फैली हुई होती हैं। इनकी पत्तियां छोटी छोटी होती हैं और कभी कभी ये कांटों में परिवर्तित हो गई होती हैं ताकि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया धीमी हो, कम हो। यहाँ वृक्ष अकेले दूर दूर हैं। आगे हम पढ़ेंगे। चौथा है समशीतोष्णकटिबंधीय जंगल तथा घास के मैदान, हिमालयी वनस्पतियाँ। हिमालयी वनस्पतियाँ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ऊंचाई, क्षेत्रीय प्रदेश, जंगल, वृक्ष। 4 भागों में यहाँ दिखाया गया है। ऊंचाई, हिमालय के 1000 मीटर से 2000 मीटर तक। क्षेत्रीय प्रदेश कौन कौन से हैं उसके? उत्तर पूर्वी ऊंचे पहाड़ी प्रदेश, पश्चिमी बंगाल और उत्तराखंड का पहाड़ी क्षेत्र। जंगल कौन कौन सा है? समशीतोष्णकटिबंधीय जंगल। वृक्ष कौन कौन से पाए जाते हैं? मुख्य वनस्पति ओट, चेस्टनट। फिर दूसरा है हिमालय के 1500 से 3000 मीटर तक की ऊंचाई। क्षेत्रीय प्रदेश है हिमालय का दक्षिणी ढलान, दक्षिण उत्तर पूर्वी ऊंचाई वाले क्षेत्र। जंगल है शंकुद्रुम जंगल। वृक्ष पाए जाते हैं यहाँ पे पाइन, चीड़, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस। तीसरा है हिमालय के 36,000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रीय प्रदेश यहाँ पे हैं हिमालय का उच्च पहाड़ी प्रदेश और हिम रेखा के समीप। यहाँ के जंगल हैं अल्पाइन और छोटी घास टुंडा वनस्पति। कौन कौन से वृक्ष हैं यहाँ पाए जाते? सिल्वर फर, जूनिफर, बर्च। आगे है शंकुद्रुम जंगलों की मुख्य विशेषता यह है कि यहाँ वृक्ष शंकु आकार के होते हैं जिनकी डालियों का ढाल जमीन की ओर रहता है। वृक्षों के पत्ते लंबे, नुकीले और चिकने होते हैं। ऐसे पत्ते नमी का संग्रह यानी धारण लंबे समय के लिए कर सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि समशीतोष्णकटिबंधीय जंगल तथा घास के मैदान, इनकी ऊंचाई के बारे में बताया गया है कि हिमालय के 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रीय प्रदेश है उत्तर पूर्वी ऊंचे पहाड़ी प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड का पहाड़ी क्षेत्र। इसका जंगल है समशीतोष्णकटिबंधीय जंगल। यहाँ वृक्ष पाए जाते हैं मुख्य वनस्पति ओट, चेस्टनट। दूसरा हिमालय की ऊंचाई के बारे में बताया गया 1500 से 3000 तक मीटर की ऊंचाई। यहाँ के क्षेत्रीय प्रदेश हैं हिमालय का दक्षिणी ढलान, दक्षिण उत्तर पूर्वी ऊंचे वाले क्षेत्र। यहाँ का जंगल है शंकुद्रुम जंगल। यहाँ पे वृक्ष पाए जाते हैं पाइन, जिसे चीड़ भी कहते हैं, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस। दूसरा हिमालय का ऊंचाई बताया गया 3600 से मीटर से अधिक। यहाँ का क्षेत्रीय प्रदेश है हिमालय का उच्च पहाड़ी प्रदेश और हिम यानी बर्फ रेखा के समीप। यहाँ के जंगल हैं अल्पाइन और छोटी घास टुंडा वनस्पति। यहाँ के वृक्ष हैं सिल्वर फर, जूनिफर, बर्च। यहाँ की विशेषता के बारे में बताया गया कि शंकुद्रुम जंगलों की मुख्य विशेषता यह है कि यहाँ वृक्ष शंकु आकार के होते हैं जिनकी डालियों का ढाल जमीन की ओर रहता है। वृक्षों के पत्ते लंबे, नुकीले और चिकने होते हैं। ऐसे पत्ते नमी का धारण लंबे समय के लिए कर सकते हैं। आगे है 5वां ज्वारीय जंगल मैंग्रोव। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। भारत के समुद्री किनारे नदियों के मुख्य त्रिकोण यानी 3 कोण वाला डेल्टा प्रदेश में इस तरह के जंगल हैं। बंगाल की खाड़ी के किनारे के प्रदेशों में तथा गुजरात के समुद्र तट के दलदल यानी कीचड़ वाले कुछ क्षेत्रों में छोटे पैमाने पर ये जंगल दिखाई देते हैं। वृक्ष यहाँ के हैं सुंदरी और चेर, मुख्य वनस्पतियाँ हैं। यहाँ ज्वारी जंगल के बारे में बताया जा रहा है कि भारत के समुद्री किनारे नदियों के
मुख्य त्रिकोण डेल्टा प्रदेश में इस तरह के जंगल हैं। बंगाल की खाड़ी के किनारे प्रदेशों में तथा गुजरात के समुद्र के किनारे के कीचड़ वाले कुछ क्षेत्रों में छोटे पैमाने पर ये जंगल दिखाई देते हैं। यहाँ के वृक्ष मुख्य वनस्पतियाँ हैं सुंदरी और चेर। आगे पढ़ेंगे वन उत्पाद और उनकी उपयोगिता। जंगल उत्पाद और उनकी उपयोगिता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जंगल मानव जाति के लिए अनेक रीति यानी तरीके से ढंग से उपयोगी है। जंगलों में मिलने वाली इमारती लकड़ियाँ साग साल फर्नीचर बनाने के काम में ली जाती हैं। सुंदर वन में से मिलने वाली सुंदरी वृक्ष की लकड़ी से नाव बनाई जाती है। हिमालय के शीत प्रदेश में होने वाले देवदार चीड़ की लकड़ी से खेल के उपकरण चाय तथा दवाओं की पैकिंग के लिए पेटियां बनाई जाती है। चीड़ के रस से तारपीन टर्पेंटाइन बनाया जाता है। चंदन से सुगंधित तेल सौंदर्य प्रसाधन बनाए जाते हैं। बाँस से टोकरा टोकरी खिलौने गृह सज्जा की चीज़ें बनाई जाती है। जंगलों से लाख गोंद राल साल रस रबर शहद बेत जैसी चीज़ें मिलती हैं। आंवला हर्रे बहेर्रा अश्वगंधा जैसी वनस्पतियों की औषधियाँ उपयोगिता है। यहाँ पे वन से पैदा होने वाले उत्पाद और उनकी उपयोगिता के बारे में बताया गया है कि जंगल मनुष्य जाति के लिए अनेक तरह से उपयोगी है। जंगलों से मिलने वाली इमारती लकड़ियों से साग साल से फर्नीचर बनाने के काम में ली जाती है। सुंदर वन में से मिलने वाली सुंदरी वृक्ष की लकड़ी से नाव बनाई जाती है। हिमालय के शीत प्रदेश में होने वाले देवदार चीड़ की लकड़ी से खेल के उपकरण चाय तथा दवाओं की पैकिंग के लिए पेटियां बनाई जाती है। चीड़ के रस से तारपीन टर्पेंटाइन बनाया जाता है। चंदन से सुगंधित तेल सौंदर्य के प्रसाधन बनाए जाते हैं। बाँस से टोकरा टोकरी खिलौने घर सजाने की चीज़ें बनाई जाती हैं। जंगलों से लाख गोंद राल साल रस रबर शहद बेत जैसी चीज़ें मिलती हैं। आंवला हर्रे बहेर्रा अश्वगंधा जैसी वनस्पतियों की औषधीय उपयोगिता है। आगे है वनस्पति की औषधीय उपयोगिता। वनस्पति के औषधि से कौन कौन से उपयोग में लाया जाता है इसके बारे में पढ़ते हैं। सर्पगंधा वनस्पति से औषधि उपयोग है उच्च रक्तचाप हाई बीपी रोग के इलाज में। नीम जीवाणु प्रतिरोधक। तुलसी सर्दी खांसी बुखार में उपयोगी है। अर्जुन हृदय रोग की चिकित्सा में लाया जाता है। बेल वात तथा कफ दोष में। गिलोय मधु प्रमेह संधि जोड़ यानी गठिया बात का दुखना बुखार आदि में उपयोगी है। हर्रे कब्ज बालों के रोग के लिए उपयोगी है। आंवला पाचक वायु पित्त को दूर करने के लिए उपयोगी है। करंजी चमड़ी दांत मसूड़ों के रोगों में उपयोगी है। आगे है इसके अलावा तेंदू के पत्ते में पत्तल दोने खेर की लकड़ी से खैर कत्था तेंदू के पत्ते से बीड़ी बनाई जाती है। जंगल वनवासी प्रजा को आजीविका यानी अपने घर चलाने तथा सामाजिक और आर्थिक विकास में योगदान देते हैं। यहाँ पे करें कि इसके अलावा तेंदू के जो पत्ते होते हैं उनसे पत्तल दोने खेर की लकड़ी से खैर जिसे कत्था कहते हैं तेंदू के पत्ते से बीड़ी बनाई जाती है। जंगल वनवासी प्रजा यानी वन में रहने वाली प्रजा को घर चलाने के लिए अपना परिवार का पालन पोषण करने के लिए तथा सामाजिक और आर्थिक विकास में योगदान देते हैं। जंगलों का पर्यावरणीय महत्व इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जंगलों का पर्यावरणीय महत्व निम्नलिखित है। जंगल वर्षा लाने में सहायक होते हैं। वातावरण को विषम बनने से रोकते हैं। प्राणदायी गैस ऑक्सीजन की पूर्ति करते हैं। जंगल बाढ़ पर नियंत्रण करने में मदद करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे हानिकारी गैस का शोषण करते हैं। जंगल भूमि के कटाव को रोकते हैं।
जंगल भूमिगत जल को संरक्षित करते हैं। जंगल मरुस्थलों को आगे बढ़ने से रोकते हैं। वायु प्रदूषण कम करने में जंगल उपयोगी हैं। जंगल प्राकृतिक सौंदर्य में वृद्धि करते हैं। जंगल हवा को शुद्ध करते हैं। वन्य जीव सृष्टि को प्राकृतिक आश्रय यानी शरण स्थल देते हैं। जंगल साहसिक पर्यटन प्रवृत्ति के लिए आदर्श स्थल है। राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों तथा जैव विविधता के संदर्भ में कुछ जंगलों को आरक्षित घोषित किया गया है। जंगल के महत्व के बारे में बताया गया है। पर्यावरणीय महत्व क्या क्या है तो कह रहे हैं जंगल बरसात लाने में मदद करते हैं। वातावरण को विषम बनने से रोकते हैं। प्राणदायी यानी लोगों को जीवित रखने के लिए गैस ऑक्सीजन की पूर्ति करते हैं। जंगल बाढ़ पर रोक करने में सहायता करते हैं। बाढ़ आने से रोकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे नुकसानदायक गैसों को सोख लेते हैं। जंगल भूमि के कटाव जो होते हैं उसको रोकते हैं। बाढ़ आने पर जो भूमि कटता है। जंगल जमीन के अंदर जो जल है उसको सुरक्षित रखते हैं। जंगल मरुस्थलों को यानी रेगिस्तानों को आगे बढ़ने से रोकते हैं। वायु प्रदूषण को कम करने में जंगल सहायक है। जंगल प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ाने में मदद करते हैं। जंगल हवा को शुद्ध करते हैं। वन में रहने वाले जीवों को आश्रय देने का स्थान है जंगल साहसिक यानी हिम्मती पर्यटन के जैसे कार्यों के लिए आदर्श स्थान है। राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों तथा जैव विविधता के विषय में कुछ जंगलों को सुरक्षित रखने के लिए ऐलान किया गया है। आगे पढ़ेंगे जंगल संरक्षण, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वनस्पति जीवन, प्राणी जीवन तथा मानव जीवन के आंतर संबंधों से पारिस्थितिक तंत्र का सृजन यानी निर्माण होता है, परंतु मानव की पर्यावरण विरोधी प्रवृत्तियों यानी कार्यों, मानसिकता तथा स्वार्थ वृत्ति यानी स्वार्थ विचार के कारण पारिस्थितिक तंत्र में व्यवधान यानी बाधा पड़ा है। जंगलों के विनाश के लिए मानव की जमीन पाने की भूख सर्वाधिक जिम्मेदार है। इसके अलावा जनसंख्या वृद्धि, उद्योगों को आवासीय क्षेत्रों से दूर ले जाने की नीति, शहरीकरण, बहुउद्देशीय योजनाएं, सड़क निर्माण कार्य, इमारती तथा ईंधन की लकड़ी पाने, खेती, दावानल आदि कारणों से जंगलों का नाश हो रहा है। जंगलों के विनाश के कारण पर्यावरण का संतुलन बिगड़ा है। यहाँ पे जंगल संरक्षण के बारे में बताया गया कि वनस्पति जीवन, प्राणी जीवन तथा मानव जीवन के आंतर संबंधों से पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण होता है, लेकिन मानव की पर्यावरण विरोधी यानी मानव जो पर्यावरण के खिलाफ काम करता है उसकी सोच तथा स्वार्थ जैसे विचारों के कारण पारिस्थितिक तंत्र में बाधा पड़ा है। जंगलों के विनाश के लिए मानव की जमीन पाने की जो भूख है सबसे अधिक जिम्मेदार है। इसके अतिरिक्त जनसंख्या में बढ़ोतरी, उद्योगों का जहाँ पे लोग निवास कर रहे हैं ऐसे क्षेत्रों से दूर ले जाने की नीति, शहरीकरण यानी शहरों का विकास, बहुत उद्देशीय योजनाएं, सड़क के निर्माण कार्य, इमारती तथा ईंधन की लकड़ी पाने की चाहत, खेती, दावानल यानी जंगलों में लगे आग आदि कारणों से जंगलों का नाश हो रहा है और जंगलों के विनाश के कारण पर्यावरण का जो संतुलन है वो बिगड़ा है। आगे जंगलों का विनाश होने से पर्यावरण पर बहुत विपरीत यानी उल्टा प्रभाव या असर पड़ा है, जैसे वर्षा की मात्रा का घटना, अकाल, ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक ताप वृद्धि, ग्रीन हाउस प्रभाव, रण वृद्धि तथा वन्य जीवों का निराश्रित होना इत्यादि। निराश्रित का मतलब आश्रयहीन होना। यहाँ पे कह रहे हैं कि जंगलों का विनाश होने से पर्यावरण पर बहुत ही उल्टा असर पड़ा है, जैसे कि वर्षा की मात्रा का घटना, सूखा पड़ना, ग्लोबल वार्मिंग, पूरे विश्व में गर्मी में वृद्धि होना, ग्रीन हाउस असर,
रण वृद्धि तथा वन के जीवों का आश्रय छीन जाना आदि। आगे है 1952 की राष्ट्रीय नीति के अनुसार 33% भौगोलिक विस्तार वनाच्छादित होना चाहिए, यानी वन से भरा होना चाहिए। भारत के लगभग 23% क्षेत्र में जंगल है, जबकि गुजरात में जंगलों का अनुपात लगभग 10% है। इस तरह जंगलों का विनाश रोकना जरूरी है। इसके लिए वन संरक्षण तथा वन संवर्धन करना चाहिए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1952 की राष्ट्रीय नीति के अनुसार 33% भौगोलिक विस्तार वनाच्छादित यानी वन से घिरा होना चाहिए। भारत के लगभग 23% क्षेत्र में जंगल है, जबकि गुजरात में जंगलों का अनुपात यानी मात्रा लगभग 10% है। इस तरह जंगलों का विनाश रोकना आवश्यक है। इसके लिए वन सुरक्षा तथा वन संवर्धन यानी वन को बढ़ाने का कार्य करना चाहिए। आगे है इतना जानिए। गुजरात में IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर रेड डाटा बुक में पलाश, गूगल, नील सोटी, शीशम, इमली, हर्रे आदि जैसी वनस्पतियों को भयजनक प्रजातियों की कक्षा में रखा गया है। आगे है वन संरक्षण के उपाय तरीके। वन की सुरक्षा के लिए क्या उपाय है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जंगलों के संरक्षण और संवर्धन के उद्देश्य से भारत सरकार ने 1952 में राष्ट्रीय वन नीति पर अमल किया। 1980 में संसद ने वन संरक्षण अधिनियम पारित किया। 1988 में नई राष्ट्रीय वन नीति घोषित की। जंगलों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित उपाय अमल में लाने चाहिए। पहला है लोगों को यह समझाना कि जंगल हमारे राष्ट्रीय संसाधन है, साधन है, जरिया है। इनका संरक्षण यानी सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। दूसरा, वृक्षों को कटने से रोके। गैर कानूनी तौर पर वृक्ष काटने वालों को कठोर सजा दी जाए। तीसरा, वन महोत्सव तथा सार्वजनिक वनीकरण कार्यक्रमों में जन भागीदारी बढ़ाएं। प्रति जमीन, नदी, रेलवे, सड़कों के दोनों ओर वृक्ष लगाएं और संवर्धन करें। चौथा है पर्यावरण शिक्षण तथा पाठशालाई अभ्यासक्रम के माध्यम से लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाना। पर्यावरण संबंधी दिवस मनाएं। यहाँ पे वन संरक्षण के उपाय के बारे में बताया गया है कि जंगलों की सुरक्षा और उसको बढ़ाने के उद्देश्य से संवर्धन का मतलब उसका विकास करना। भारत सरकार ने 1952 में राष्ट्रीय वन नीति पर अमल किया। 1980 में संसद में वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। 1988 में नई राष्ट्रीय वन नीति का ऐलान किया गया। जंगलों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित उपाय को अमल में लाने चाहिए, जैसे कि लोगों को यह समझाना कि जंगल हमारे राष्ट्रीय संसाधन है, इनका सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। दूसरा कि वृक्षों को काटने से रोकें। जो गैर कानूनी ढंग से वृक्ष काट रहे हैं उनको कठिन से कठिन, सख्त से सख्त दंड दिया जाए। तीसरा, वन महोत्सव तथा सार्वजनिक वनीकरण कार्यक्रमों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हिस्सा हो, उसको बढ़ाएं। प्रति ज़मीन जहाँ पे कुछ नहीं उगाया जाता है ऐसे जगह नदी, रेलवे, सड़कों के दोनों ओर वृक्ष लगाएं और उनका बढ़ोतरी करें, सुरक्षा करें। चौथा, पर्यावरण शिक्षण तथा पाठशाला के अभ्यासक्रम के जरिए से लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करें, उनमें जागरूकता लाएं। पर्यावरण संबंधी दिवस मनाएं। आगे है इतना अवश्य जानिए। पर्यावरण विषय दिवस। पर्यावरण विषय दिवस के बारे में यहाँ दिया गया है। 21 मार्च विश्व वन दिवस, 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, जुलाई मास वन महोत्सव, 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस। ये दिवस मनाया जाता है पूरे विश्व में। आगे पढ़ेंगे जंगल में आग न लगे इसका ध्यान रखें।
ऊर्जा प्राप्ति के उपयोग की जाने वाली लकड़ी के बदले सौर ऊर्जा, बायो ऊर्जा, पवन ऊर्जा जैसे ऊर्जा के पुनः प्राप्त स्रोतों का उपयोग बढ़ाएं। सातवां है प्रचार प्रसार माध्यमों द्वारा लोगों को जंगलों का महत्व समझाएं, इस बारे में लोक जागृति उत्पन्न करें। क्या करें कि पांचवा, जंगल में आग न लगे, इसका सभी को ध्यान रखना चाहिए। ऊर्जा प्राप्ति के लिए उपयोग की जाने वाली लकड़ी के बदले सौर ऊर्जा यानी सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा, बायो ऊर्जा, पवन ऊर्जा तथा ऊर्जा के पुनः प्राप्त स्रोतों का उपयोग बढ़ाएं। प्रचार प्रसार के जरिए द्वारा लोगों को जंगलों का महत्व समझाएं, इस बारे में पूरे विश्व में लोगों को जागृत करें, उनके अंदर ये भाव पैदा करें। आगे है इतना अवश्य जानिए। वैश्विक लोक जागृति लाने के उद्देश्य से 2011 के वर्ष को विश्व वन वर्ष घोषित किया गया था। सामाजिक वनीकरण यानी पर्यावरण, समाज और ग्रामीण विकास में सहायभूत होने के उद्देश्य से जंगलों का व्यवस्थापन, संरक्षण करना तथा प्रति जमीन पर वृक्षारोपण करना। देहरादून स्थित वन संशोधन संस्था है जो वन संशोधन का कार्य करती है। यहाँ पे करें वैश्विक यानी पूरे विश्व में लोगों में जागृति लाने के लिए वन के प्रति, जंगल के प्रति 2011 के वर्ष को विश्व वन वर्ष घोषित किया गया था। सामाजिक वनीकरण यानी पर्यावरण, समाज और ग्रामीण यानी गांव के विकास में सहायक होने के उद्देश्य से जंगलों का व्यवस्था, संरक्षण यानी सुरक्षा करना तथा प्रति जमीन पर वृक्षारोपण करना। उसके आगे है देहरादून में स्थित वन संशोधन संस्था है जो वन संशोधन का काम करती है। बच्चों, यह पाठ आपका समाप्त हुआ। इसको ध्यान से आप लोग सुनिएगा। लेसन सभी लोग को नोट में करना है, जो भी भेजा जाता है लेसन। आगे का पाठ आगे के वीडियो में पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।